हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एमडी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ क्लास 10th के अंतर्गत फिजिक्स के इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन। इसको करने के बाद आपको एक्स्ट्रा थ्योरी में कुछ भी नहीं करना है, न्यूमेरिकल करने हैं। वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की, सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल करवा दिए मैंने। ये थ्योरी के हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल से आपके 18 से 20 मार्क्स कवर होते हैं, क्योंकि यूनिट्स भी आपकी क्लियर होंगी, फार्मूले भी पूछे आते हैं, वो हो जाएंगे। तो वो आपको जरूर करना है। अगर आपकी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन अच्छी है तो न्यूमेरिकल जरूर करिएगा। प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लीजिए। ये थ्योरी के क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने पूरे लेसन 1, 2, 3, 4 कवर किए हैं। पहले आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन भी बता दूंगी। एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले से मैं आपको सेपरेट सब कुछ करवा चुकी हूँ। एक तरीके से मास्टर वीडियो, ये आपको क्वेश्चन कर लेने हैं, सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएगा। और फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा थोड़ा से इसमें दिखाती जाऊँगी। और इंग्लिश में जो बच्चों का सिलेबस इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में अब नोट्स बनाऊंगी तो इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास हिंदी में ही है। तो आपको इंग्लिश में बता दूंगी इसका मतलब क्या है। आप बुक में देखेंगे तो ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लेसन जो फर्स्ट है ना, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके ये क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रकाश का परावर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके नियम अच्छे से मैंने करवा रखे हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, मतलब लाइट की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद ये डिफाइन करना, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। मुख्य फोकस, ठीक है, मेन फोकस, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, ये सारी अभी आपको इंग्लिश में बता दूंगी मैं। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, अपवर्तनांक में संबंध, मतलब अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाती हूँ। आप पहले लाइन से क्वेश्चन कर लो नोट, ठीक है, उसके बाद मैं आपको पूरा बता दूंगी। बाहुनंबर दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं उत्तल दर्पण को, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसके लॉ क्या हैं, स्नेल का लॉ पूछा जाता है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के उपयोग, ये न्यूमेरिकल टाइप का जरूर मिलेगा आपको। रेडियस बोलते हैं वक्र त्रिज्या को, रेडियस मतलब r = 20 है, तो फोकल लेंथ मतलब f पूछा जाता है पेपर में बहुत ज़्यादा। तो अच्छे से मैंने करवा रखा है। इसमें रिलेशनशिप भी पूछते हैं, तो f = r/2 होता है। अच्छे से करवाएं, ज़रूर आता है पेपर में। तो यहाँ पे f पूछा गया है, तो r का अपॉन करेंगे, तो r की वैल्यू हमें 20 मिली है, तो 20/2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। r जब भी पूछा जाए तो आपको डबल करना है, मतलब रेडियस जब भी निकालनी वक्र त्रिज्या तो डबल करना है, और फोकस दूरी जब पूछेगा तो आपको हाफ कर देना है रेडियस का। तो आप माइंड में भी आंसर निकाल सकते हैं, 20 का हाफ 10 हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये फोकल होती तब हमसे आर पूछता, रेडियस पूछता, तो इसका डबल कर देते तो 40 आंसर आ जाता। बस उत्तल में प्लस में लेते हैं और अवतल में माइनस, कॉन्वेक्स में प्लस लेते हैं और कॉनकेव में माइनस, ठीक है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्रिटिकल एंगल किसे बोला जाता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, तो प्रकाश के रंग पर करता है ये, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में अंतर पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है और एग्जैक्ट, उसमें डिफरेंस। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है कितनी होती है, बहुत आता है एमसीक्यू में, अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन है। चॉइस में आपको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल आते तो आपको ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये चाहे इस तरह से आ जाए चाहे इस तरह से आ जाए। अभी आपको सोल्यूशन में बस दिखा दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका, फिर आपको लिखना है। अगर आपको कैलकुलेशन वीक है, न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आते, तो आपको ये लॉन्ग में करने पड़ेंगे। अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको चॉइस मिलेगी, 7 मार्क्स में ही आएगा, तो अच्छे से कर लीजिएगा। तो फर्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश की किरण का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटाना, वापस उसी माध्यम में लौटाना प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। कोई भी लाइट रेज स्मूथ सरफेस पे जब आती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके 2 नियम हैं, मतलब इसके 2 लॉ हैं। पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूँ। ये आपको डायग्राम बनाना है। ये कोई भी मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, इसमें से एक किरण आती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो ये कहलाता है। और
यहाँ से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। इसमें ये अवलंब डालते हैं। तो पहला लॉ क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। और सेकंड लॉ जो होता है वो ये होता है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो मैं आपको अच्छे से समझना है तो चैनल पे अलग से कर लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ करवा रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश में आप कैसे करेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा? इक्वल होगा। ये वाला इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के क्या होगा? एंगल के इक्वल होता है। इस तरह से आप कर लीजिएगा। और ये प्लेन मिरर है। प्रकाश किसे कहते हैं? लाइट में आप लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लाइट हमें वस्तुओं को दिखाता है ना प्रकाश, और ये स्वयं नहीं दिखाई देता पर हमें वस्तुओं को विजिबल कराता है। इसकी प्रॉपर्टीज में आप लिख दीजिएगा कि इसकी जो स्पीड होती है बहुत पूछी जाती है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, प्रकाश की चाल, ठीक है। और पहला एक लिख देना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में ये चलता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी। बस चाल आपको अच्छे से याद रखनी है, वैसे आपको मैं न्यूमेरिकल में करवा चुकी हूँ, पूछ जाती है बहुत। ये अपवर्तन की डेफिनेशन, ये नियम नहीं है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। कोई भी रेज आती है तो एक मीडियम से जाती है, जब दूसरे माध्यम मतलब सेकंड मीडियम में जब जाती है तो थोड़ा सा अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ा सा तिरछी हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। आपको पहले करवा चुकी हूँ मैं डायग्राम के थ्रू, वहाँ से कर लीजिएगा चैनल पे। और इसके लॉ आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ तो आप यही लिख देंगे जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये वाला, और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक तो ये लिख देना। एक जो सेकंड लॉ आप लिखेंगे स्नेल का नियम वाला, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? कांस्टेंट मतलब नियतांक। अभी आपको स्नेल का लॉ दिखाती हूँ मैं। स्नेल का लॉ क्या होता है? ये है स्नेल लॉ, ठीक है। स्नेल का लॉ किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए साइन, अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर, मतलब इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आप लिख देंगे sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही आप उसमें सेकंड लॉ में लिख देंगे प्रकाश के अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले में, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन, ये रिलेशन से बहुत पूछा जाता है। अब मैंने आपको बता ही दिया, फोकल में और रेडियस में F इज इक्वल टू R/2 या फिर R इज इक्वल टू 2 × F भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन है ये। पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। P इज इक्वल टू 1/F होता है। फोकल लेंथ इसकी क्या होती है? विथ समानुपाती होती है, ठीक है। इसकी यूनिट बहुत पूछी जाती है, डायोप्टर। इसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर से D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मीटर में फॉर्मूला, सेंटीमीटर में अगर होता है तो 100/F। न्यूमेरिकल आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन है ये, आगे आपको मिलेगी तो आपको मैंने यहीं पे करवा दी है। मुख्य फोकस, मेन फोकस क्या होती है? वक्रता केंद्र की डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से करना तो चैनल पे अलग से अपलोड है ये। मेन एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? एपरेचर द्वारा किसे कहते हैं? ध्रुव पोल किसे कहते हैं? इसे P से लिखते हैं। फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है, फोकस दूरी, प्लेन फोकस और रेडियस, ठीक है। ये आपको अच्छे से कर लेना है। रिलेशनशिप मैंने आपको करवा ही दिया। ये एक क्वेश्चन ये भी आपको करना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आया हुआ था तो मैंने इसमें ले लिया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? सघन माध्यम डेंस मीडियम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होने पर प्रकाश किरण सघन माध्यम में पूर्णतः ही परावर्तित हो जाती है। क्रिटिकल एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण को बोलते हैं। तो ये आप लिख दीजिएगा। दर्पण के उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ मिरर्स। समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है उसमें क्या फेस देखने के लिए करते हैं। कौन के मिरर का बहुत आता है? शेविंग, दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर द्वारा आँख, नाक, कान आदि के आंतरिक भावों को देखने में करते हैं इसका।
टेबल लैम्प, साइकिल की बत्ती, टॉर्च, सर्च लाइट, कार, इसकी सभी की हेडलाइट में भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे आप? कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कार तथा गाड़ी में ड्राइवर के सामने एक उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे वह पीछे तथा अगल बगल जाने वाले सभी वाहनों को एक साथ आसानी से देख सकता है। क्योंकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, ये रीजन पूछा था कि क्यों करते हैं इसका यूज, तो इससे जो इमेज बनती है वो सदैव कैसे होती है? छोटी। ठीक है, छोटा होता है। अतः इस दर्पण से अधिक क्षेत्र में फैली हुई, ज़्यादा एरिया में फैली हुई वस्तुओं से प्रतिबिंब जो होते हैं ना, एक साथ देखे जा सकते हैं इस तरह से। इसीलिए इसका यूज करते हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं पीछे से। ठीक है, इमेज कैसी बनती है? छोटी बनती है, तो अधिक क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब को एक साथ देख सकते हैं। इसीलिए जो हेडलाइट में पूछा जाएगा ना, तब आप अवतल का करेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर का। और जो साइड में लगा रहता है, कार और गाड़ी के जो ड्राइवर के बगल में लगा रहता है ना साइड में, तो उसमें आप लिखना उत्तल वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिया था, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? जो वर्चुअल इमेज बनती है उसमें क्या है? और सड़क पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यही है उत्तल दर्पण का। तो इसमें जो इमेज बनती है कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज सदैव वस्तु के आकार से बड़ा। ठीक है, अवतल में कैसा बनता है? बड़ा बनता है। और उत्तल दर्पण द्वारा कैसा बनता है? आकार में छोटा बनता है। तो ये आपको सिंपल से याद रखना है, अवतल से बनेगा तो आकार से बड़ा, उत्तल से बनेगा तो छोटा। कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये याद रखना आप इंग्लिश में जो बच्चे कर रहे हैं। तो ये सारे हो गए। इसमें क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल ऑफ अपवर्तनांक में संबंध बताना है। तो इसमें क्या होता है? n इजिकल टू 1/sin c। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं अपवर्तनांक को। ठीक है, और इसको क्रिटिकल एंगल। तो n इजिकल टू 1/sin c, ये इसका रिलेशनशिप हो गया। बाकी ये मैंने बता ही दिया उत्तल दर्पण का क्यों करते हैं यूज। ये हो ही गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी बता दिया। न्यूमेरिकल आपको सिंपल मिलेगा। रेडियस r हमें 20 मिली है, तो फोकल निकालिए ना f, तो डबल कर दो इसका। f निकालेंगे तो हाफ करेंगे। ठीक है, r/2, तो 20 का हाफ कितना आ जाएगा? 10। ध्यान रखना, जब रेडियस निकालते तो डबल कर देते हैं इसका। तो ये मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। इस टाइप का न्यूमेरिकल जरूर आएगा पेपर में। r मिलेगी तो f निकलवाए तो हाफ कर दो। ठीक है, और सपोज यहाँ पे f 20 होती है, r हमसे पूछा होता तो इसका डबल कर देंगे तो 40 हो जाता। उत्तल में क्या होता है? प्लस में लेते हैं और अवतल में माइनस। ठीक है, कॉन्वेक्स में प्लस लेते हैं और कॉनकेव में माइनस होता है सब कुछ। ये भी प्री बोर्ड में आया था, क्रांति कोण किसे कहते हैं? तो सघन माध्यम में, मतलब डेंस मीडियम में, आपतन कोण, अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है तब उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के रंग पर। सिंपल है ये मैंने करवाई दिया है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, समतल दर्पण को फोकस दूरी कितनी होती है? मतलब प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? तो इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। ठीक है, MCQ में आता है इसलिए मैंने ले लिया। तो लेसन 1 से आपको इतना करना है बस। ये लॉन्ग में है, इसके अगर आपको थ्योरी में अगर नहीं करना तो आप न्यूमेरिकल कर लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल आते तो ये वाला क्वेश्चन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये और करके अथवा करके चाहिए, ये दोनों के आंसर सेम है। अभी आपको दिखा दूंगी, इमेज आपको दिखानी है। ठीक है, इंग्लिश में इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेशन दिखाने हैं सभी इमेज के। यहाँ पे 2FA अनंत पर इस तरह से आपको दिखाना है डायग्राम के थ्रू। तो ये आप इस तरह से, बहुत लॉन्ग हो जाता है, इससे अच्छा आप न्यूमेरिकल कर लो, सबसे बेटर रहेगा। ये आपको पूरा डायग्राम बनाना है, फिर इस तरह से 2F रखिए तो ये वाला डायग्राम बनेगा। स्क्रीनशॉट लेके आप देखना, नहीं तो सबसे बेस्ट है न्यूमेरिकल कर लो, सबसे बेस्ट है। अनंत पे रखिए तो क्या करना है? लास्ट में ये अनंत पे होगी तो इसमें क्या होता है? वास्तविक, रियल और वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है इसमें। तो इसकी जगह आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, चॉइस में मिलेगा जरूर। ठीक है, ये लेसन 2 है मानव नेत्र का। इसमें नेत्र की समन क्षमता, मतलब एकोमोडेशन ऑफ आइज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन करनी है। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ बनता है? अनंत पे बहुत आता है। इस पर 10 की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कई बार आया पेपर में, MCQ के लिए ये क्वेश्चन। उसके बाद निकट दृष्टि दोष, इसके निवारण किस तरह से करके कारण आरेख द्वारा बताना। अच्छे से मैंने करवाया पहले, सेपरेट, निकट और दूर दोनों। इंग्लिश में विजन ऑफ
डिफेक्ट होता है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा निकट, इसको इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया, ठीक है, या फिर शॉर्ट साइटनेस इस तरह से भी लिखा होगा। और इसको हाइपर, दूर वाला भी आपको दिखाऊंगी, पहले इसका याद कर लो, मायोपिया भी कहते हैं इसको, और शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, दूरदृष्टि में लॉन्ग बन जाएगा यहाँ पे, और उसमें मायोपिया की जगह क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, दूरदृष्टि में। डेफिनेशन बहुत सिंपल है इसकी, निकट में क्या होता है, पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती हैं, और इसको दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, अपतल, ठीक है। करेक्शन के लिए पूछा था कौन सा यूज करते हैं, अभी आपको दिखा दूंगी। ये दूरदृष्टि वाला है, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, इसमें भी सेम है। और इसको करेक्शन के लिए किसका करेंगे, उत्तल का, कॉन्वेक्स का, ठीक है, उसमें किसका करते हैं, अपतल का, ये हो गया। और लेंस का करते हैं, दर्पण का नहीं, लेंस का करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, दर्पण भी देगा और लेंस भी देगा चॉइस में। ट्रिक से करना है इसको, मतलब निकट में अपतल का करते हैं, ठीक है, कॉनकेव का, और दूर में किसका करते हैं, उत्तल का, ठीक है, कॉन्वेक्स। उसके बाद क्वेश्चन करना है बर्ड विच पर किसके कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आए पेपर में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, इसमें विबग्योर, जो 7 रंग बनते हैं ना, यही तो क्रम है, विबग्योर, वॉयलेट, इनको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, स्पेक्ट्रम इसी में मिलेगा, अभी आपको दिखा दूंगी, करवा चुकी हैं सब। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के पवर्तन के कारण। प्रिज्म वाला क्वेश्चन करना, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो आपको थ्योरी में करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आते तो बिल्कुल आप इसको हटा सकते हैं। उसके बाद आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, मानव नेत्र का संरचना पूरी आती है, अभी आपको दिखा दूंगी, लॉन्ग में आता है तो वो भी आप कर लेंगे। इसके बाद ये लेसन 3 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, पहले 2 का दिखा दूँ। ये 7 मार्क्स में पूरा आता है, 7 मार्क्स में, मानव नेत्र की संरचना, ह्यूमन आई, इसके बारे में पूरा लिखेंगे, दृढ़ पटल, ये सब इंग्लिश में भी है इसमें, मीन्स, ठीक है, तो कल लीजिएगा, पहले भी करवा चुकी, देखो वीडियो कितना लॉन्ग हो जाएगा, 17 मिनट हो चुके हैं, अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है ये, तो अगर आपको समझना है तो अलग से समझ लीजिए चैनल पे जाके, ठीक है। इन सभी की सेपरेट वीडियो बनी है, वहाँ से कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं करूँगी तो, ये आपको अच्छे से करना है। ये हेडिंग लिख दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, यहाँ तक बस बहुत है, इतना सफिशिएंट है। ये इसका डायग्राम मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, इंग्लिश में नाम आप हेडिंग्स में देख लेना। निकटदर्शी दोष की ये डेफिनेशन है, पास के बस तो देखता है, नाम के अपोजिट चलना है, दूर की नहीं देख पाता, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब बहुत पूछा था, रेटिना से इसमें पहले ही बन जाता है। कारण ये आपको कर लेने हैं, ये कारण हो गए। करेक्शन में, निवारण में आप क्या करेंगे, वही अपतल लेंस का यूज करते हैं, इसमें आपको बता ही दिया मैंने, शॉर्ट में लिख दिया यहाँ। डायग्राम में देखो इमेज, रेटिना से पहले बनना है, प्रतिबिंब पूछा जाता है, और करेक्शन होकर यहाँ पे अपतल जब लेंस लग जाएगा ना, तब ये वस्तु यहाँ पे रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु दिखने लगेगी। तो इस तरह से आपको डायग्राम अगर पूछा है तो ये बना देना, ठीक है। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, इसमें निकट वाले में, उसमें बाद में बनता है। इसका अपोजिट करना है, ये डेफिनेशन लिख देना इसका, जस्ट अपोजिट, दूर की दिखाई देती है, पास की नहीं, और इसमें रेटिना से पीछे बनता है प्रतिबिंब। ये कारण है, इसका जस्ट अपोजिट लिखना है निकट का। देखो इसमें रेटिना से पीछे बनना है, उसमें आगे बनना था, और यहाँ पर ये उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो ये इसका करेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, किरण आरेख में पूछे तो आपको ये बनाना है, नहीं पूछे तो नॉर्मल से लिख देना है। ये बर्ड विच पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की किरण के क्या होता है, इसमें 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, विबग्योरी क्रम बन गया ना नीचे से ऊपर तक, और जो भी यहाँ पे कलर से क्वेश्चन बनेगा, रेड और वॉयलेट में बनेगा, बैगनी और लाल में, ठीक है। स्पेक्ट्रम, जिस पट्टी पे ये प्राप्त होते हैं ना रंग, उसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। यहाँ से आप लिखेंगे, देखो यहाँ तक स्पेक्ट्रम कैसे कहते हैं, यहाँ तक, ठीक है, विभाजित हो जाती है, जिस पे ये रंगों के समूह जो बनते हैं ना विबग्योर, वही स्पेक्ट्रम कहलाता है। ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको, बस इतना डेफिनेशन लिखनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम होता है, डाइवेशन, और जो वायलेट होती है ना बैगनी, उसमें सबसे अधिक होता है डाइवेशन, ठीक है। ये प्रिज्म वाला, इसको न्यूमेरिकल नहीं आता, इसको ये थ्योरी में करना पड़ेगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
न्यूमेरिकल अगर आपको आते तो ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है। विचलन कोण जो लिखा ना, एंगल ऑफ डाइवर्शन, ये डेल्टा है, ठीक है। ये सारे डेल्टा बने हुए हैं। बहुत लॉन्ग हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। ये रहा ना विचलन कोण, डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ, बुक में आप सर्च करना मिल जाएगा, डेविएशन, ठीक है। नेत्र की समन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है फोकल लेंथ को, वो कहलाती है नेत्र की समन क्षमता। पहले भी करवा चुके मैं आपको। अकोमोडेशन ऑफ आइज इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। लेसन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इसकी यूनिट बतानी है। अमीटर किसे कहते हैं, वोल्टामीटर किसे कहते हैं। ओम का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसको इस तरह से रो से लिखा जाता है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका मात्रक। 1 वाट घंटा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन। आवेश, चार्ज, करंट, समय में संबंध, तो Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। जूल, वोल्ट, कूलाम में संबंध होता है, तो W इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। ये पोटेंशियल हो गया, Q चार्ज हो गया, ये वर्क हो गया, जूल, ये संबंध हो जाता है। इसको आप शॉर्ट में यहीं लिख लीजिएगा। उसके बाद विद्युत विभव, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, इसकी यूनिट बतानी है। शक्ति, पावर ऑफ लेंस, ये मैं आपको करवा ही दिया मैंने। इसका सूत्र इन पदों में लिखना है, वैसे डायरेक्टर होता है भी आपको दिखा दूँ। ओम का लॉ, ये थोड़ा साथ में, अगर 7 मार्क्स में आएगा ना तो इस तरह से पूरा सत्यापन करवाएगा, वेरिफिकेशन। उसके बाद जिन बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आते उनको ये न्यूमेरिकल में थ्योरी में करना पड़ेगा, पूरा सीरीज में लेके आना होता है। ये वाला प्रूफ करके दिखाना है, R1 R2 R3। पैरेलल में कैसे होता है, 1 इक्वल टू R1 R2 डेड डैश, ठीक है। मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो ये प्रूफ करके करवाता है। अभी आपको दिखा दूंगी, जो अच्छा लगे कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं ये बहुत पूछा था। किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, बहुत पूछा गया है। 3.6 10⁻⁶ ये इसकी डेफिनेशन है वाट घंटा की। वह ऊर्जा जो एक वाट के सामर्थ्य मतलब पावर अपने परपथ में 1 घंटे में व्यय मतलब खर्च करती है, वो 1 वाट घंटा कहलाता है। अगर 1 वाट आवर इक्वल टू पूछा जाए तो 3600 जूल होगा, ठीक है। और किलोवाट अगर लगा दे तो इस तरह से, ये दोनों मान आपको अच्छे से याद रखना है, न्यूमेरिकल में आते हैं। ये होता है सीरीज में और पैरेलल में फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से करवा दिया मैंने, अच्छे से कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन ये लर्न करनी है। W से इसको लिखते हैं, ये शक्ति वाला पदों में लिखना था ना, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला 3 पदों में लिख जाएगा। ये एनर्जी के सारे हो गए। अभी पावर के और दिखा दूँगी मैं आपको, पावर वाले भी आते हैं। इसकी डेफिनेशन करनी है आपको, इसका न्यूमेरिकल बहुत आता है और यूनिट भी पूछी जाती है, ओम मीटर। ये रो है, रो RA/L। विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अभी आप आगे मिलेगा 4 चैप्टर में। इसमें से बस आपको ये न्यूमेरिकल तो आप कर ही लेंगे, मैंने आपको पहले करवाया, वहाँ पे भी मिल जाएगा। ये डेफिनेशन करनी है बस। वोल्टामीटर के बारे में आपको कुछ नहीं करना, बस इतना रखना कि जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है ना उसको ये मेजरमेंट करता है, ध्यान रखना। जो करंट है होता है ना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट कौन करता है, अमीटर पूछा जाए तो। और वोल्टामीटर किसको करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है। इसको हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल, समांतर क्रम में जोड़ता है, पेपर में आता है। अमीटर को किस में जोड़ते हैं, सीरीज में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं अमीटर को, ध्यान रखना। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मेजरमेंट करता है, मापन करता है उसका। और वोल्टमीटर विभवांतर का करता है। तो ये हो गया। ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। और इसमें क्या होता है, भौतिक अवस्था से लंबाई, लेंथ, एरिया, चालक का पदार्थ जो ताप होता है ये अपवर्तित है, मतलब चेंज ना हो, ठीक है। तो चालक में बहने वाली धारा मतलब करंट और पोटेंशियल
डिफरेंस जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब V अपॉन आई इज इक्वल टू R कॉन्स्टेंट होता है, ये ओम का नियम होता है और ये धात्विक चालकों के लिए सत्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना, MCQ में आता है। अगर 3 मार्क्स का है तो आप डेफिनेशन लिखना, इसका लॉ जो होता है बस वो। अगर वेरिफिकेशन करवाता है, सत्यापन करवाता है, 7 अगर नंबर का आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, साड़ी में लिख लेते हैं, उसके बाद है पूरा। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन आती है। एक मैंने आपको करवाया था लेंस की क्षमता, पावर और पावर ऑफ लेंस, वो था लेंस की क्षमता, उसको भी पी से लिखते थे। ये इलेक्ट्रिकल पावर है, इसको भी पी से लिखते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इसका मात्रक जो होता है वो वाट होता है। ठीक है, और 1 HP मतलब एक अश्वशक्ति या हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ध्यान रखना, ये पेपर में आता है। एक अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 होते हैं, और इसको पी से लिखते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, इसका वाट है, दोनों को पी से लिखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर है, वो पावर ऑफ लेंस थी। डेफिनेशन लिख देना इसमें। विद्युत ऊर्जा के व्यय होने पर समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, इसे पी से लिखते हैं। इसमें देखो अलग अलग पदों में पूछा जाता है कि पी को अलग अलग उसमें दिखाओ। वी और आई के संबंध, ये पोटेंशियल, ये आई हो गया कौन? करंट। ठीक है, धारा को आई से लिखते हैं। ये पी पावर हो गया, इसमें आई और आर के साथ आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे ना, इसमें बी और आर के साथ ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तीनों फॉर्मूले आपको लिखवाने हैं इसमें, बस आ चुका है ये क्वेश्चन। फॉर्मूले पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, और डेफिनेशन। न्यूमेरिकल नहीं आते तो आपको इस तरह से श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज क्रम में आपको पूरा फॉर्मूला लेके आना, किस तरह से ये फॉर्मूला आया है। R इजिकल टू R1 R2 R3, ये आपको जो जो डायग्राम में बनाया वो लिखना पड़ेगा। R1 R2 R3, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है? रेसिस्टेंस है, और इसका मात्रक जो होता है यूनिट ओम होता है। ठीक है, ये सीरीज क्रम में इस तरह से आप फॉर्मूला मानेंगे। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, विभवांतर V1 V2 V3 ये लिख देंगे। V1 V2 V3 को ऐड कर देंगे। B इक्वल टू क्या होता है? IR होता है ना, तो IR1 R2 R3 ये ले लेंगे। I इसमें से कॉमन लेंगे, R1 R2 R3 रह जाएगा, इसी को सीरीज में लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। इसमें ये सब आपको लिखना है। इक्वेशन फर्स्ट ये वाली और ये वाली, B इक्वल टू आई, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। IR रखेंगे B की जगह ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये वाला लिख देंगे, ये IR इसकी जगह रख दिया हमने, क्योंकि V इक्वल टू चला ना यहाँ पे, ये रख दिया। उसके बाद R इजिकल टू R1 R2 R3 आ जाएगा, ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इस सीरीज में निकल आएगा। जिनको न्यूमेरिकल नहीं आता उनको ये थ्योरी में करना है, जिनको अच्छे से आते हैं न्यूमेरिकल तो ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अब पैरेलल में कैसे करेंगे? समांतर क्रम में, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ये R1 R2 R3 रेसिस्टेंस हो गया, ये करंट हो गया, आई धारा, ये बैटरी है, ए बी के बीच से जोड़ा गया है। इसमें वही अपोजिट ले लेंगे, आई इजिकल टू बी अपॉन R1, ये तीनों ले लेंगे। यहाँ पे I1 I2 I3 तीनों को ऐड करेंगे, I1 I2 I3 की वैल्यू रख देंगे। सेम वैसे ही करना है, इसमें B कॉमन आ जाएगा। ठीक है, I इजिकल टू बी अपॉन R होता है, तो I यहाँ पे चल ही रहा है हमारा, B अपॉन R यहाँ पे रख देंगे। जैसे ही रखेंगे B से B कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा पैरेलल में निकल आएगा फार्मूला। ठीक है, तो ये सब मैंने करवा दिए, फॉर्मूले भी आपको लिखवाई दिए, इसके तीनों फॉर्मूले बताए थे पदों में। ओम का लॉ हो ही गया, श्रेणी क्रम, समांतर, सीरीज, पैरेलल ये करवाई दिया। अब लेसन 4 आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे इसको इंग्लिश। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और डायनामो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ नहीं, इसमें क्या करना है, जो ये होता है ना विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देती है। बस ट्रिक से रखना, विद्युत पहले तो विद्युत पहले लेना है। और जो डायनामो होता है वो उल्टा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बस दोनों में अच्छे से अंतर याद रखना, आप करवा चुके हैं पहले। प्रत्यावर्ती धारा, आदर्श धारा, AC DC अच्छे से आपने किया होगा।
इधर से आप ये वाला याद करना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय वल रेखा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं इसे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसके मात्रक बहुत पूछे जाते हैं, मात्रक बहुत ज़्यादा आते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये होता है। इसके बाद ये लॉ इसमें आ जाएगा। प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, ये इसी लॉ से की जाएगी, मैं आपको बताऊंगी, फ्लेमिंग के इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं आते तो इसमें भी आपको नहीं आते तो थ्योरी का करना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल आते तो आपको ये थ्योरी हर जितने भी मैंने 4 चैप्टर में थ्योरी क्वेश्चन लॉन्ग में बताए हैं, ओम का नियम, ह्यूमन आई कैरेक्टर, ये सब आपके हट जाएगा अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो, ठीक है। दोनों के सेम है प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या है, एक याद कर लो आप, बाकी सेम कर दीजिएगा, एग्जाम में मिल जाएंगे मार्क्स आपको। एक साथ 4 चैप्टर लेने से देखो वीडियो 30 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। ये डेफिनेशन लिख लेना, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता की। इसके मात्रक बहुत पूछाते हैं, इसमें एक ही मात्रक लिखा ना, टेस्ला। आप गॉस भी याद रखेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी याद रखेंगे, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, 4 मात्रक याद रखना इसके, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये मैं आपको करवाई चुकी हूँ, ट्रिक से बता दिया मैंने अच्छे से। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलेगा, ठीक है, ये करना है। डायनमो इसका जस्ट उल्टा कर लो, और डायनमो के सिद्धांत पे क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये एसी और डीसी धारा अच्छे से करनी है। ये कुछ समय अंतराल के बाद क्या होता है, दिशा में परिवर्तन कर लेती है, ये नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है आपको। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है। फ्लेमिंग का क्या है, ये लेफ्ट हैंड थंब रूल है। और दायां बोला जाए तो राइट हैंड कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। इनके नियम के अनुसार क्या होता है, जो बल की दिशा होती है वो ज्ञात करते हैं। इसमें बाएं हाथ का अंगूठा, उसके पास वाली उंगली, जो अंगूठा होता है फोर्स बल बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, और जो बीच वाली उंगली है वो धारा बताती है। बस यही इनका लॉ है, सिंपल सा। यदि हम अपना अंगूठा और उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं तो क्या होता है, अंगूठा होता है वो बल की दिशा बताता है, फोर्स, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है, उसके पास वाली उंगली, और जो बीच की उंगली है सबसे, वो धारा की दिशा बताती है। बस यही लॉ है, ठीक है। पहले भी करवा चुकी हूँ, अलग से सेपरेट से कर लीजिएगा। ये दाएं हाथ का नियम है। या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, इस तरह से पूछा जाए तब भी आपको ये लिखना है, ठीक है। इसमें दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर अंगूठे को उनके लंबवत रखी हुई है ना, तो इसमें क्या होता है, अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बस अंगूठा यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा बताता है, बाकी सारी ये जो उंगलियां हैं वो बल रेखाओं की दिशा बताती हैं, ठीक है। बस यही है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। ये फ्लेमिंग का है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करने हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो आपको ये लॉन्ग में करना पड़ेगा, विद्युत मोटर वाला, इलेक्ट्रिकल मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सिद्धांत। उसके बाद आपको पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, क्षेत्र चुम्बक कौन कौन से होते हैं, आर्मेचर, विभक्त वलय, ब्रश, यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, ब्रश कहते हैं इतना, ठीक है। LM, ये B1 B2 है ना, यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर आपको करना है, स्ट्रक्चर पूरा, ये पूरी कार्यविधि। न्यूमेरिकल आते तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, चॉइस में न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा 7 मार्क्स का, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत ईजी होती है, बस आपको फॉर्मूला याद करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आना चाहिए, मल्टीपल डिवाइड, ये अगर आपको आता तो ईजिली कर लेंगे। चैनल पे अपलोड है, देख लीजिएगा। तो मैंने पूरा 4 चैप्टर तक कवर करवा दिया है। सेपरेट आपको अलग से अच्छे से कुछ सीखना हो तो सेपरेट कर लीजिएगा, और आप देखेंगे कितने टाइम इसमें लग गया है। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिकॉर्ड करने में आप देख रहे हैं 35 मिनट होने वाले हैं, तो सोचो बनाने में कितना टाइम लगता होगा। तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, बस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। जितने बच्चे ज़्यादा देखने लगेंगे उतने ही वीडियो आपको ज़्यादा मिलने लगेंगे, क्योंकि तभी मन लगता है जब ज़्यादा बच्चे देखते हैं, ठीक है। ये सेम है,
ये हो ही गया, एक कर लीजिएगा, उसी में ये वाला काम हो जाएगा। डायनामो इसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन है ना, प्रेरित धारा की दिशा, इंड्यूस करंट किस तरह से आप ज्ञात करेंगे। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात होता है। ठीक है, दाएं हाथ का नियम आपको इसमें लिख देना है, सेम राइट हैंड थंब रूल, ये लिख देंगे, ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो मैंने पूरा कवर करवा दिया ये। इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री में करवाऊंगी, उसमें आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवा दूँ, क्योंकि एक वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। पहले 2 चैप्टर लूँगी, फिर 2 चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच।